Morning students, class 8. It is the revision video of chapter 18. Okay, what is the name of the chapter 18? Pollution of air and water. पानी का pollution और water का pollution. ठीक है. What is pollution? The first question is मैम कि what is pollution? Pollution होता क्या है ना? जब unwanted चीजें हमारे एयर में और हमारे वाटर में मिल जाती हैं, देन इट इज कॉल्ड द पॉल्यूशन. वो गंदी हो जाती है, प्रदूषण. हिंदी वर्ड ऑफ द पॉल्यूशन इज प्रदूषण. जब अनवांटेड चीजें कंटामिनेटेड हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, देन इट इज कॉल्ड द पॉल्यूशन. और जिन चीजों की वजह से वो गंदी होती हैं, जिन चीजों की वजह से वो, अब सपोज करो एक ड्रिंकिंग वाटर है, ओके, उसमें अगर हम थोड़ी सी मिट्टी डाल दें या थोड़ा सा कूड़ा डाल दें, क्या वो पीने लायक रहेगा? नहीं. इट इज कॉन्टामिनेटेड वाटर. तो जो पॉल्यूटेड वाटर हो गया, तो कॉन्टामिनेटेड वाटर क्या हो गया? सॉइल और डस्ट पार्टिकल्स या फिर कूड़े की वजह से, गार्बेज की वजह से, पेपर की वजह से, किसी भी वजह से वो कॉन्टामिनेटेड हुआ है, देन इट इज कॉल्ड इट्स पॉल्यूटेंट. जिसके कारण वो गंदा हुआ है, इट इज कॉल्ड द पॉल्यूटेंट. ओके, तो अब इसमें इस चैप्टर में हम वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. मेनली हम एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. एयर पॉल्यूशन का जो मेन इफेक्ट होता है, एयर में गंदगी का मिलना. मैम एयर में गंदगी मिलती है? मुझे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है. आप बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हो, बीच में एयर है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है. मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो एयर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते. हमें तो एयर भी दिखाई नहीं दे रही. ओके, एयर कुछ, हमारा जो एटमॉस्फेयर है कुछ गैसेस का, जैसे नाइट्रोजन, आर्गन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सब चीजों से मिलकर बना है. ओके, जब इसमें कुछ अदर पार्टिकल्स एंटर कर जाएं, अनवांटेड पार्टिकल्स एंटर कर जाएं, देन इट इज कॉल्ड द पॉल्यूशन. ओके, एंड पॉल्यूटेंट्स. इसका एक सबसे अच्छा है कि भोपाल में दिसंबर 1984 में एक वर्ल्ड का सबसे बहुत ही बुरा हादसा हुआ था. वहां पर एक पेस्टिसाइड्स कंपनी थी, इंडस्ट्री थी, वहां से गैस लीकेज हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट. इसके कारण 2500 लोगों की डेथ हो गई थी. और उस गैस का जो इफेक्ट है वो आज भी वहां पर लोगों में देखने को मिलता है. पॉल्यूशन का हमारी बॉडीज पर बहुत इफेक्ट पड़ता है. ओके, जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस एयर में मिल जाए, देन इट इज कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन. अभी हमने देखा कि कुछ भी चीज अगर गंदगी मिल जाती है, देन इट इज कॉल्ड द पॉल्यूशन. अब अगर वही चीज एयर में मिल जाए, देन इट इज कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन. ओके, नाउ अब हमें एयर पॉल्यूशन जो एयर में है वो पॉल्यूटेंट टाइम हमें दिखाई नहीं देते. क्या ऐसा कोई मेथड है जिससे हम देख सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स. इन द डार्क, आप बिल्कुल एक कमरे में अंधेरा कीजिए और उसके बाद आप एक बीम ऑफ लाइट उसमें देखिए, तो आपको उसमें डस्ट पार्टिकल्स बहुत इजीली शो अप हो जाएंगे. ओके, या फिर आप एक रग ले लीजिए, मैट ले लीजिए और उसको आप टांग दीजिए और उसके बाद उसको बीटन कीजिए एक स्टिक से, तो आप देखेंगे उसमें से कुछ चीजें उड़कर हवा में मिल रही है. वो आपको नीचे नहीं जाती हुई दिख रही, वो आपको ऐसे घूमती हुई दिखाई देंगी. Okay, so these are the dust particle and these are mixed with air and become because of this our air become polluted. Okay, sources of air pollution, causes of air pollution. Air pollution के causes क्या हैं? Air pollution naturally भी हो सकता है, manually तो हम करते ही करते हैं. हम कैसे करते हैं? मैम मैं तो कुछ भी नहीं करता. भी देखते हैं हम कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे. एयर पॉल्यूशन के नेचुरल कॉजेस क्या है? फॉरेस्ट फायर. अगर फॉरेस्ट फायर होती है, जंगल में किसी वजह से आग लग जाती है, तो स्मोक होता है, धुआं होता है, वो हवा में मिलके उसको पॉल्यूटेड कर देता है. विंड एंड स्टॉर्म्स, अगर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं, तो पत्ते, कागज, सब चीजें हवा में इधर से उधर उड़ जाती हैं. वो कुछ टाइम तक जो हवा में रहती हैं तो हवा से रिएक्ट करती है. डस्ट पार्टिकल्स हैं वो, ऑब्वियसली अगर मैं एक विंडी एरिया में खड़ी हूँ और अगर मैं सांस ले रही हूँ, तो डस्ट पार्टिकल्स भी मेरी नोज के साथ, मेरी सांस के साथ, मेरी ब्रीदिंग के साथ अंदर जा रहे हैं. सपोज कोरोना को ही ले लीजिए आप. हम कह रहे हैं कि अगर किसी ने स्नीज किया है तो आप उसे 2 फीट
की दूरी को मेंटेन करके रखिए या फिर और भी ज़्यादा मेंटेन करके रखिए। वाई? बिकॉज स्नीजिंग के बाद कुछ पार्टिकल्स एयर में मूव करते रहते हैं, उनको सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। ओके, तो आपको क्या करना है बेटा कि उसमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो नोज के थ्रू हमारे लंग्स में ना जाए, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन है वो मोस्टली हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, क्योंकि एयर सीधा किस में जाती है, लंग्स में जाती है, तो लंग्स को इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा हमारे। ओके ना, वॉल्केनोज, वॉल्केनोज अगर फटते हैं तो ऑब्वियसली उनमें से बहुत ज्यादा हीट वेपर्स, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो भी एयर के साथ मिलकर उसको पॉल्यूटेड करती हैं। मार्शलैंड्स, large amount of the methane gas produced from the marshland pollutes the air by contributing to greenhouse effect. Pollen grains and fog, obviously अभी अब मार्च का महीना अभी लास्ट टाइम गया है जब गेहूं कटते हैं, तो आप देखते होंगे कि मोस्टली हम लोगों को थोड़ा एटमॉस्फेयर डस्टी सा लगता है, तो वो पोलन ग्रेन का टाइम होता है जब गेहूं कटते हैं, तो विनोइंग प्रोसेस होता है, उसके कारण जो हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है थोड़ा डस्टी हो जाता है। ओके, ह्यूमन एक्टिविटी, ये हमारा सबसे मेन टॉपिक है। ह्यूमन एक्टिविटी हम कैसे करते हैं? द फर्स्ट वन इज ऑटोमोबाइल्स। ऑब्वियसली जितनी भी हम कार, वैन, ये सब चीजें यूज करती हैं, ओके, इनके कारण जो धुआं निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब चीजें हम उसमें से निकलती हैं और इसके कारण हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट होती है। डोमेस्टिक एक्टिविटीज, पुराने जमाने में क्या होता था, चूल्हा जलता था। ओके, तो चूल्हे से ऑब्वियसली बहुत ब्लैक ब्लैक कलर का धुआं निकलता था, स्मोक निकलता था, उसके कारण जो पुराने टाइम की जो हम आप अपनी दादी से पूछ सकते हैं, नानी से पूछ सकते हैं, जब वो चूल्हा जलाते थे तो उसके कारण उनको बार बार खांसी उठती थी, स्मोकी फील होता था, उनके लंग्स पे इफेक्ट पड़ता था। तो ये डोमेस्टिक कॉजेज हैं। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जैसे स्टील का प्लांट हुआ, फर्टिलाइजर का प्लांट हुआ, शुगर हुए, सीमेंट के प्लांट हुए, इनसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो पॉल्यूटेंट्स एयर में मिक्सअप हो जाते हैं और उसके बाद एयर में मिक्सअप होने के बाद एयर को पॉल्यूट करते हैं। इसमें जो सबसे मेन होता है, अगर फैक्ट्रीज की हम बात करें तो इनमें जो सबसे मेन होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मेन होता है, मेन प्रोडक्ट होता है जो हमारे एयर को पॉल्यूट करता है। ये हमारे फ्रिज में भी पाया जाता है, ये एसी के यूजेस में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के कारण भी, क्यों, अगर हम फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं लैंड में तो वो सॉइल के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस बनाती है और वही डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस एयर में जाके एयर को पॉल्यूट कर देती है। रेफ्रिजरेटर में CFC का ज्यादा यूज होता है, AC में CFC का ज्यादा यूज होता है, जिसके कारण हमारे जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाती है। स्मोक, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर क्राइटेरिया फाइंड आउट कर रखा है कि इसमें आपको इतना ही, आप इतना स्मोक प्रोड्यूस अगर आपकी एक फैक्ट्री कर रही है तो ही आप उसे चला सकते हैं, बट उन क्राइटेरिया को फैक्ट्रीज मानती ही नहीं है, तो प्रॉपर उनको उनको क्राइटेरिया को मानना चाहिए। टबैको, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, ये भी एक तरह से स्मोक हैं। अगर हम किसी ऐसी जगह बैठे हैं, अगर कहीं कोई स्मोक कर रहा है तो उसकी जो फीलिंग है वो हमें भी आती है, एक अजीब सी फीलिंग आती है, स्ट्रेंज सी फीलिंग आती है। तो नॉर्मली हम ब्रीथ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, तो क्यों आती है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एयर में मिक्सअप हो गए हैं, वो हमारी सांस के साथ, हमारी ब्रीदिंग के साथ हमारे यहाँ भी जा रहे हैं, तो वो हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रहे हैं। उनको तो ज्यादा कर रहे हैं, बट -1%, 0.1% हमारे लंग्स को भी इफेक्ट कर रहे हैं। ओके, स्टोन डस्ट, जब स्टोन कटिंग होती है तब भी बहुत ज्यादा डस्ट उठती है, तो वो भी, उसे भी सेटल डाउन होने में बहुत टाइम लगता है और वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है। द नेक्स्ट वन इज गैसियस पॉल्यूटेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 4 तरह के गैसियस पॉल्यूटेंट। गैस में गैस का मिलना, गैस में ऐसे पॉल्यूटेंट जो गैस के फॉर्म में ही है, these are called the gaseous pollutant. Okay, the first one is carbon monoxide. It is very poisonous, बहुत जहरीला होता है।
ये ऑक्सीजन की, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड में सांस लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को घटा देता है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन लेवल, ये ऑक्सीजन लेवल को हमारी बॉडी में रिड्यूस कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन है। जितने भी आपके व्हीकल्स हैं इनके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे लंग्स को सबसे ज्यादा इफेक्टेड करते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टेड करते हैं, सबसे ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा इफेक्टेड करते हैं। अगर हमारी एयर में ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा हैं तो हमारे लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। कुछ टाइम बाद उनका जो वर्किंग एरिया है, आपको पता है, अगर मैं अपने दोनों लंग्स को खोल दूं, उसमें ब्रोंचिटिस नाम की चीजें होती हैं, तो एक टेबल टेनिस के कोर्ट जितनी जगह बन जाएगी, इतना सरफेस एरिया होता है। तो अगर मैं ऐसी जगह ब्रीदिंग कर रही हूँ जहां पर ये दोनों चीजें बहुत एक्सेसिव है, तो मेरे लंग्स का वो जो एरिया है जो काम कर रहा है वो बहुत कम हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएंगे मेरे लंग्स, बीमार हो जाएंगे, ठीक है। इसके कारण डिसीज होती है ब्रोंचिटिस, ओके। ये ऑक्सीजन के साथ एयर में मिल जाती है। इसका एक और इफेक्ट है सल्फर डाइऑक्साइड का। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड ये एयर है, इसमें अगर हमारी सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई, ऊपर जाकर इन्होंने हैवी सॉल्युबल बना दिए, एयर प्लस एसओ। अब इसके बाद ये हमारे क्लाउड से मिल गए, ठीक है। और जब ये नीचे आ रहे हैं तो रेन में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड भी मिक्स होगा। इस टाइप की रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड रेन। और ये एसिड रेन हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे मॉन्यूमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि इट इज एन एसिड। ये एसिड बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो पॉइजनस, इट इज ऑल्सो इरिटेटिंग अवर आईज, इट डेंजरस टू अवर लंग्स। अब ये आते कहां से हैं, अब आप ये बताइए। देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मैम हम मिला, मुझे पता है ये मेरे लंग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो मैं इन्हें क्यों परमिट कर रही हूँ कि ये मेरी हवा में जाके मिले, क्यों परमिशन दे रही हूँ, क्यों मैं मिलने दे रही हूँ इनको। मुझे पता है बाहर का रन है, फिर भी मैं बाहर क्यों जा रही हूँ। There are some reasons। कुछ फैक्ट्रीज में बनता है, आज जब फैक्ट्रीज में अगर कोई सामान बन रहा है तो ये गैसेस एज अ बाय प्रोडक्ट वहां से निकल रही हैं। अभी आप देखते हैं शुगर मिल हमारे यहाँ ही पास में ही है, तो उसकी चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें भी कुछ हार्मफुल गैसेस हैं। और चिमनी इतनी ऊंची है, जो ईंटों के भट्टे होते हैं वहां से बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। जरूरी है सामान हमारे लिए, लेकिन हार्मफुल गैसेस भी होती हैं। तो कुछ प्रोटेक्शंस हमें करनी चाहिए, जिससे कि इनका, हमें फ्रिज का यूज, एसी का यूज कम करना चाहिए, क्योंकि इससे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, गैस है, वो एटमॉस्फेयर में जाके मिलती है। कभी आप एसी की जो यूनिट होती है, एसी तो स्प्लिट एसी है, विंडो एसी हमने लगवा लिया, लेकिन उसकी जो यूनिट होती है, कभी आप उसके पास जाके खड़े हुए, एसी चलता हुआ आपको लगेगा बहुत हॉट एयर, तो वो हॉट खाली एयर नहीं होती, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस होती है। वो हमारे गैसेस के साथ मिलके उसको क्या कर दे रही है, एयर के साथ मिलके उसे क्या कर रही है, पॉल्यूट कर रही है, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन हो जाता है। ओके ना, केमिकल पोल्यूटेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। इसमें व्हाट इज CFC, सी से क्लोरीन, F से फ्लोरीन एंड C फॉर कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, ये इसलिए होता है, ये रेफ्रिजरेटर में ज्यादा यूज होता है, एयर कंडीशनर में यूज होता है, ये शेविंग फोम में और क्लीनिंग एजेंट्स में भी यूज होता है। इसका मैम आप बार बार बता रही हैं हार्मफुल है, हार्मफुल है, हार्मफुल है। हार्म क्या है, क्यों हार्म
यूवी रेज आती है, अगर ये यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ पर आ जाएं, बीच में इन्हें रोकने वाला कोई ना हो, तो अर्थ के हर पर्सन को स्किन कैंसर नाम की डिसीज हो जाएगी, और इसके साथ हम घर से बाहर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इतनी तेज हीट होगी। तो मैम इसे रोकने के लिए यहाँ पर अर्थ ने एक नेचुरली एनवेलप है, इट इज कॉल्ड द ओजोन लेयर। ओके, ये जो सीएफसी गैस होती है ये एयर को पॉल्यूट करने के साथ साथ सीधे जाके ओजोन लेयर को इफेक्ट करती है। अब ये ओजोन लेयर इतनी मोटी है, सपोज देख रहे हैं ना, तो ये इसको बार बार स्ट्राइक अप करती रहती है, इसके कारण इसमें एक होल हो जाता है, यहां से यूवी रे सीधे आ सकती हैं, तो ऑब्वियसली अर्थ का टेम्परेचर कैसा हो गया, बढ़ जाएगा। ठीक है, और हमें स्किन की डिसीजेस होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, द नेक्स्ट वन इज लेड। जब पेट्रोल जलता है तो ये एक पॉल्यूटेंट रिलीज करता है, जो हमारे गैस में रिलीज करता है। ऑब्वियसली पेट्रोल गाड़ी में भराया, गाड़ी चली, तो पीछे से धुआं निकलता है, ये जो एक्स्ट्रा पाइप होता है यहां से स्मोक निकलता है। अब ये स्मोक एयर के साथ मिक्सअप होके इसी एयर में हमने ब्रीथ करा, तो ये कहाँ पहुंच गए, हमारे लंग्स में। तो वो जो लेड होता है वो हमारे लंग्स में पहुंच के इनको इफेक्ट करता है, और ये लीवर और किडनीज को भी इफेक्ट करता है। ओके, नाउ इसके बाद अब हमारा आता है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ओके, ये क्या होते हैं, ये थोड़े मिनट पार्टिकल होते हैं, ये थोड़े सॉलिड पार्टिकल होते हैं। अभी हमने गैसियस पॉल्यूटेंट तो पढ़ लिए थे जो गैस की फॉर्म में होते थे, अब ये थोड़े से सॉलिड पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ओके, कैसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, सॉलिड पॉल्यूटेंट्स होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, गैस प्लस सॉलिड और लिक्विड, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल। इस कॉम्बिनेशन को बच्चों, गैस के साथ अगर सॉलिड और लिक्विड की कुछ चीज मिल जाती है देन इट इज कॉल्ड द एरोसॉल। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे डस्ट, सैंड, टोबैको, स्मोक, वाटर ड्रॉपलेट, मिस्ट और फॉग। सॉलिड में हमारे डस्ट आ गया है, सैंड आ गया है, टोबैको आ गया है। ओके, ऐसे पार्टिकल्स को, इनको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट पार्टिकल्स। ओके, गैस में मतलब एटमॉस्फेयर में अगर सॉलिड या लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स एड अप हो जाएं, पॉल्यूटेंट ऐड हो जाएं, तो देन वी कॉल्ड इट सस्पेंडेड पार्टिकुलेट पार्टिकल्स। अगर हमें अपनी एयर को पोल्यूशन फ्री करना है तो हमें इन्हें रिमूव करना होगा, इन्हें हमारे एटमॉस्फेयर से हटाना होगा। आगे हम पढ़ेंगे हम इन्हें अपने एटमॉस्फेयर से कैसे हटा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्मोक। स्मोक, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग इज कॉल्ड द स्मोक। देखो, हमारे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके धुएं के कारण धुआं उनका हो गया, और जब वो फॉग के साथ मिलता है देन इट इज मेक द स्मोक। स्मोक कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन। ऑब्वियसली नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन उसमें होते हैं, और इसके कारण हमें अस्थमा, कफ, वीजिंग इन चिल्ड्रंस बहुत ज्यादा होती है। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो मिलने के कुछ टाइम बाद, अभी हमने पढ़ा था एसिड रेन में कि एयर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिली थी तो वो नीचे आ गई थी एसिड रेन। अगर सपोज करो ये मिले ही ना, तो फिर एसिड रेन के थ्रू ये नीचे आ गई तो एयर हमारी प्योर हो गई। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल
जो चीजें बायोडिग्रेड ना हो, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज ही ना हो। द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस हार्मफुल सब्सटेंस नेचर बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू वो चेंज नहीं होते। जैसे सबसे पहले इसका यूज क्या है, प्लास्टिक, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉइल। अभी हम इन सब चीजों को क्या कहते हैं, अवॉइड करिए, प्लास्टिक को अवॉइड करिए, एल्यूमिनियम कैन को अवॉइड करिए, एल्यूमिनियम फॉइल को अवॉइड करिए, पॉलिथीन बैग्स को अवॉइड करिए, कुछ केमिकल्स हैं उनको अवॉइड करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये हवा में खुले पड़े रहते हैं तो उसके कारण प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉइल ये हवा के साथ या कुछ केमिकल्स के साथ बाहर पड़ी हुई किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर ये हार्मफुल गैसेस बनाते हैं। अगर आप प्लास्टिक को जलाएंगे तो एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है, एग्जॉस्टेड स्मेल आती है। तो वो क्या होती है, वो हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा रही है। ओके, इसके बाद आता है हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जिनके कारण, बायोडिग्रेडेबल मींस देखो सब्जी छीलो, उनके छिलकों को रूम में रखो, फर्स्ट डे ओके स्मेल, सेकेंड डे थोड़ी सी रोस्ट, थर्ड डे अगर वो सड़ने लगे तो हमें स्मेल बहुत गंदी आने लगती है। बायोडिग्रेड हो रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर के साथ चेंज हो रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, कंपोस्ट बना रहे हैं, लेकिन स्मेल क्रिएट कर रहे हैं। स्मेल क्रिएट कैसे हो रही है, उसके जो कुछ पार्टिकल्स है वो हवा में जाके मिल रहे हैं और उसके बाद वो ब्रीदिंग के थ्रू हमें हमारे अंदर जा रहे हैं, तभी हमें पता चल रहा है कि वो हवा में कुछ चीजें हैं। अब हवा में कुछ चीजें हैं का देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप घर से जाए स्कूल से जब घर जाते हैं, अगर मम्मा तभी तभी खाना बना रही है, सभी बच्चे पहचान जाते हैं एकदम से कि आज मम्मा ने राजमा बनाया, आज मम्मा ने छोले बनाए, आज मम्मा ने कढ़ी। कैसे पहचान जाते हैं, खाना थोड़ी उड़ के बताने जाता है आपको। खाने में से जब हीट वेपर्स उड़ती हैं तो उसकी जो वेपर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और वो हमारी नॉस तक पहुंच के हमें पता चल जाता है कि मम्मी ने क्या बनाया है। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ द पॉल्यूशन। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या क्या है। अब ऑब्वियसली पॉल्यूशन है तो हमें तो इफेक्ट बेकार ही मिलने हैं, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स, अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। द फर्स्ट वन इज एसिड रेन। देखो एसिड रेन में हमने पढ़ा था एयर में सल्फर डाइऑक्साइड मिली थी, ओके एयर में सल्फर डाइऑक्साइड मिली तो हमारी एसिड रेन बनी और वो उसने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, इसने सल्फ्यूरिक एसिड बना के और ये सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ नीचे आ गया। अब ये पानी के साथ जब नीचे आया तो उसके बाद ये हमारे रिवर्स में मिल गया, ये एसिड हमारे रिवर्स में मिल गया, ठीक है। तो इसके कारण हमारे इसने रिवर्स को भी पॉल्यूट कर दिया। अब एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स में ये मार्बल को भी बहुत इफेक्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी रेन आ जाएगी तो ये हमारी क्रॉप को भी बहुत नुकसान करती है, ओके। ये हमारे जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बहुत नुकसान करती है। ताजमहल येलोइश कलर का होने लगा, दिस इज द रीजन क्योंकि उसके पास में एक फैक्ट्री है, उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एयर के साथ मिलकर वहां पे मोस्टली एसिडिक रेन होती है, जिसके कारण ताजमहल का कलर व्हाइट की जगह येलोइश हो गया है, ओके। वो डिसकलर्ड हो गया है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन इज हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई है। हमारी ओजोन लेयर को क्या हो गया है, ओजोन लेयर में हमारे छेद हो गए हैं और ऐसी एसिड रेन अगर पानी में गिरेगी तो हमारे फिशेस को नुकसान देगी, हमारी क्रॉप्स को नुकसान देगी, ठीक है, और ये प्लांट्स को नुकसान देगी, फॉरेस्ट को नुकसान देगी। अगर फॉरेस्ट कम हो जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगी। यही ओजोन लेयर में छेद का कारण होते हैं, ओके। हार्मफुल इफेक्ट
सेकेंड हार्मफुल इफेक्ट क्या है? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले उसमें पढ़ा दिया है। देखो ये डायग्राम देखो, एक ओजोन लेयर आपके पास है, यहाँ पर कोई हार्मफुल यूवी रेस को बचा रहा है, उसके बाद यहाँ से गैसेस निकली, CFC गैसेस रिएक्ट विद द ओजोन लेयर एंड देन इट बिकम अ होल इन अवर ओजोन लेयर। डिप्लीट कर दिया है, खत्म कर दिया है, खराब कर दिया है वहाँ से। ये ओजोन लेयर भरी जा सकती है अगर हम अपने पॉल्यूशंस को कम कर दें। ओके, द नेक्स्ट वन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, नेचुरल बैलेंस ह्यूमन ने डिस्टर्बेंस कर दिया। अब क्या है बैलेंस? क्या है? एयर का बैलेंस। इन दोनों गैसेस का प्रॉपर बैलेंस चलता रहता है। हमने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन निकाली, तो ये बैलेंस चलता रहता है। लेकिन ह्यूमंस ने इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बना दी है कि वो, और प्लांट्स कर दिए हैं कम, तो ये क्या हो गया? ये डिसबैलेंस हो गया है, ये बैलेंस खत्म हो गया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन उसको लेने वाले इतने नहीं बचे। प्लांट्स हमने कट कर दिए हैं और हमें ऑक्सीजन चाहिए इससे बहुत ज्यादा, है ना? हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसका जो मेन रीजन है वो डिफॉरेस्टेशन है। क्या है बच्चों? डिफॉरेस्टेशन। और इसके कारण जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में हो जाती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाती है, तो इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बन गई है हमारे एटमॉस्फेयर। ओके, अब प्रिवेंशन, द नेक्स्ट वन इज, ये सबसे अच्छी चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो अप करनी चाहिए, हमें अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए कि भाई हम अपनी एयर को साफ कैसे रखेंगे। इट इज द मेन पॉइंट ऑफ अवर चैप्टर, प्रिवेंशन। क्योंकि कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप पहले से उस चीज के लिए सेफ्टी कर रहे हो तो आपको बाद में उसे सही कराना पड़े तो उससे ज्यादा अच्छा है। हम सबसे पहला CNG व्हीकल्स यूज करें। द सेकेंड, स्मोक लेस स्टोव्स यूज करें। ठीक है, एरोसॉल्स का यूज कम करें। इसमें आपका क्या बोलते हैं इसको, परफ्यूम के साथ साथ यस डीओ भी आता है। आपको इनका यूज भी कम करना चाहिए क्योंकि ये भी हमारी हवा के साथ मिलकर उसको पॉल्यूट करते हैं। ओके, स्मोकलेस स्टोव यूज करने चाहिए, CNG करना चाहिए, ड्राई लीव्स एंड पेपर को बर्न नहीं करना चाहिए। ओके, स्मोकिंग अवॉइड होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल्स का यूज हमें कम करना चाहिए। लेड फ्री फ्यूल यूज करना चाहिए। कैसा फ्यूल यूज करना चाहिए? लेड फ्री फ्यूल। ओके, हमें कैसा फ्यूल यूज करना चाहिए? लेड फ्री। पावर जनरेशन में हम जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो हम अ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल बर्न करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ कोल बर्न करते हैं। इसके कारण हमारा जो एयर होती है वो पॉल्यूटेड होती है। तो इसको बचाने का क्या तरीका है? हम इसकी जगह सोलर एनर्जी पैनल लगाएं या फिर विंड से एनर्जी बनाएं, कोल से ना बनाएं, वाटर से एनर्जी बनाएं डैम्स में। इसके कारण क्या होता है कि कोल बर्न नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगी, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन यूज करना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट्स को हमें यूज करना चाहिए। क्यों? अभी हमने पढ़ा था एरोसोल में
सस्पेंडिकल पार्टिकल्स मैटर हमारे जो होते हैं, थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे हवा में मिल गए, उनको हटाने के लिए हमें स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिकेशन का यूज करना चाहिए। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिकेशन में जब एयर के साथ सॉलिड पार्टिकल मैटर मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एयर में। ओके, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं जिसके कारण जो स्मोक होता है वो चार्ज अप हो जाता है और वो नीचे जाके या पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रोड पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा काम, हमें ट्रीज ज्यादा लगाने चाहिए, वन महोत्सव को प्रमोट करना चाहिए, डीडीटी का यूज कम करना चाहिए, सीएनजी को प्रमोट करना चाहिए। ये सब चीजें हमारी ऐसी हैं जिनके कारण हम अपनी एयर को पॉल्यूट करने से बचा सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज वाटर पॉल्यूशन। ओके, चलिए वाटर पॉल्यूशन। अभी हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी चीज में पॉल्यूटेंट, गंदगी का मिलना, इट इज कॉल्ड द पॉल्यूशन। ओके ओके, वाटर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? वाटर पॉल्यूटेंट जो वाटर को पॉल्यूट करे वो इनऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं। ठीक है, अगर हम अपने जो घरों का कूड़ा है वो अपनी ड्रेन्स में डाल दे, वेस्टेज को हम किसमें डाल दे बेटा? ड्रेन्स में, तो देन इट इज कॉल्ड द डोमेस्टिक वेस्ट से हम वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। ओके, लीकिंग फूड पार्टिकल्स हैं वो भी हम अगर उसमें चला रहे हैं। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से अगर हम कोई भी वेस्ट निकल रहा है, सीधा जो इंडस्ट्रीज होती हैं, अभी मैंने आपको ताजमहल का एग्जांपल दिया कि उसके बराबर में एक फैक्ट्री है जिसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस निकलती हैं और वो गैसेस ताजमहल को डीकलरिफिकेशन कर रही हैं। सिमिलरली इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से कोई भी होती है तो जो उसका केमिकल्स होते हैं वो ड्रेन आउट करके सीधे पास बहने वाली नदी में मिला देते हैं। वो ये नहीं देखते वो नदी आगे जाके वो उस पानी को कोई और यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, उनके लिए इन सब चीजों को कोई इफेक्ट नहीं होता, बट ये हमारे पानी को इफेक्ट कर रही है। एग्रीकल्चर वेस्ट, लॉट्स ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, अगर हमने अपने खेतों में पानी दिया और हमने फर्टिलाइजर यूज करी, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज करी, तो कुछ फर्टिलाइजर पानी के साथ बह के हमारी वही नदी में आके मिल जाएगी। अब ये नदी में आके मिल गई तो आगे इसी पानी को लोग पी रहे हैं तो उनके अंदर तो ऑब्वियसली हार्मफुल केमिकल्स अपने आप पहुंच गए। बहुत से जगह गांव में टॉयलेट्स नहीं है तो वो इन्हीं के किनारे आके टॉयलेट्स करते हैं, इसके कारण वो जो फीसिस प्रोडक्ट है वो भी इसमें मिल गए। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ों के कटने से सॉइल पानी को रोक कर नहीं रखती, सारा पानी बह ही जाता है, वेजिएशन नहीं होती, रेन वॉशेस ऑफ हो जाती है, सब पानी बह के नीचे चला जाता है, तो जब पानी ही नहीं रुकेगा तो वहां पर नई वेजिएशन कैसे उगेगी? ओके, नाउ इसके लिए हमें इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो अप करना चाहिए। हमें अपनी ड्रेन्स में ऑर्गेनिक चीजों को नहीं डालना चाहिए। खाने को, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाने को नालियों में डाल देते हैं, एटलीस्ट उसका कुछ अच्छा यूज करना चाहिए, नहीं तो उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है एटलीस्ट किसी ऐसी जगह इकट्ठा करें जहां से हम उसकी कंपोस्ट बना सकें। ओके, नाउ थर्मल पॉल्यूशन। Thermal pollution is, what is thermal pollution? Some factories and power generators are located near the lakes and rivers. Larger quantities of heated water is discharged in ponds and lakes and rivers. The hot water is also a kind of pollution. अब क्या हुआ,
फैक्ट्री है, ठीक है। यहां से जो ड्रेनेज है, वाटर की ड्रेनेज है, लेकिन वो कैसा वाटर है, हॉट वाटर है। इन्होंने इसको सीधा रिवर से अटैच कर दिया। अब जब ये हॉट वाटर रिवर्स में रहेगा और इसमें रहते हैं फिशेस या कुछ प्लांट्स ग्रो हुए हैं, इतना हॉट वाटर वो सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये भी एक तरह का पॉल्यूशन है। इसके कारण हमारी फिशेस खत्म हो जाएंगी, पानी में रहने वाले प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। ओके, ऑर्गेनिक विच कैन सर्वाइव, जो फिशेस वार्म वाटर में सर्वाइव कर पाएंगी वो ही जी पाएंगे, अदरवाइज बाकी सबकी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी, एंडेंजर्ड हो जाएंगी ये, है ना। अभी हम कहते कि वो खत्म हो जाएंगी। इफेक्ट होता है पॉल्यूशन एंड वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में क्या होता है, सॉइल कंटामिनेट हो जाती है, सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। ऐसा पानी पीने से हमारी स्किन का डिस्कलरिफिकेशन होता है। अभी आपने देखा कि अगर ऐसी गैसेस अगर हवा में होती है तो मॉन्यूमेंट्स का डिस्कलरिफिकेशन होता है। सिमिलरली हमारी बॉडी से भी होता है, हमें मलेरिया, टाइफाइड, ऐसी बहुत सारी डिसीजेस हो जाती हैं। ओके, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? देखो, प्रॉपर सबसे पहला है टॉयलेट फैसिलिटीज होनी चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, बाथिंग वॉशिंग का जो वाटर है वो प्रॉपर ड्रेन आउट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो वाटर बॉडीज में जाके मिल रहा है, उसके लिए सीवेज सिस्टम होना चाहिए। सीवेज सिस्टम हिंदी में उन्हें नाले का जो बड़े जो हमारी ड्रेन्स होती हैं, घर के बाहर नालियां होती हैं, उनसे जो उनका पानी जहां जाके मिलता है, सीवेज सिस्टम, जब हम उसे क्लीन अप कराते हैं। ओके, जनरल मेजर्स कुछ होते हैं जो फैक्ट्रीज के लिए बनाए जाते हैं, उनको फॉलो अप करना चाहिए, ठीक है। प्योर वाटर, वाटर को प्योर करने का क्या तरीका है? ऑब्वियसली अब तो सब कहेंगे मैम एक्वागार्ड लगवा लीजिए, वाटर प्योर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले लोग बाग कैसे प्योर करते थे? द प्रोसेस इज बॉइलिंग। कैसे करते थे? बॉइलिंग से, फिल्ट्रेशन से, ठीक है ना। अब ये जो सीवेज वाटर चल रहा है आपका, इसको हम क्लीन अप कैसे करते हैं, या हम जो हमारा पानी पीने का है, सिर्फ 2% वाटर अर्थ पे पीने के लिए है, उसको हम साफ कैसे करेंगे? सीवेज सिस्टम को देखो, जो नॉर्मल पानी है उसे तो हम बॉइलिंग और फिल्ट्रेशन से साफ कर देंगे, लेकिन बाकी को यूवी रेज के कांटेक्ट में लाके डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल्स के साथ ट्रीट करके हम उस पानी को साफ करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन तो आपने भी बहुत अच्छे से देखा होगा, पानी की टंकी में भी जहां से आपको गवर्नमेंट वाटर हमें प्रोवाइड कराती है, वहां पे भी वो बार बार क्लोरीनेशन करती है। उसमें वो वाटर में क्लोरीन गोलीज ऐड करती है, क्लोरीन की जो टैबलेट्स होती हैं वो ऐड कर देती हैं, जिससे वाटर के जो अंदर थोड़ा सा पॉल्यूशन हो जाता है। सपोज करिए आप एक पानी लीजिए ग्लास में और उसे 5-6 दिन के लिए रख दीजिए, तो आप देखेंगे यहां पर ग्लास के चारों तरफ एक लेयर जम जाएगी। ओके, तो इसके कारण ये क्या है कि ये डिसइंफेक्शन, ये इन्फेक्टेड लेयर है, इसके कारण हमारा जो पानी है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। इस लेयर को खत्म करने के लिए इसमें क्लोरीन, अब इतनी बड़ी टंकी, पानी की टंकी होती है, उसकी सफाई रोज रोज पॉसिबल नहीं है, तो हम उसका क्लोरिफिकेशन करते हैं। ओके, तो क्लोरिफिकेशन में हम इसमें क्लोरीन हार्मफुल, म्युनिसिपल जो अथॉरिटीज होती हैं हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूट के लिए क्लोरिफिकेशन का यूज करती है, ये डिसीज जर्म्स को हटा देती है। केमिकल्स इसमें कौन सा यूज करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, इसे हम लाल दवा भी कहते हैं। ये जर्मिसाइड होती है और ये पुराने जमाने में कुओं में डाली जाती थी, वेल्स में हम ये पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता था। क्या डाला जाता था? पोटेशियम
परमैग्नेट। ओके, ये डाला जाता था ताकि वो जो पानी है उसमें जो थोड़े बहुत जर्म्स हो गए हैं, अगर रेन आई है, रेन के जर्म्स हो गए हैं, कुएं तो खुले ही होते थे, उसके रेन के जर्म्स हो गए हैं, ताकि वो डिसजर्मिनेट हो जाए, मतलब पूरा उसके जो जर्म्स हैं वो खत्म हो जाए। ओके, उसके कारण सेफ फॉर ड्रिंकिंग हो जाए। हॉस्पिटल वेस्ट को कभी भी पानी में नहीं मिलने देना चाहिए। देखो हॉस्पिटल में बहुत तरह का वेस्ट होता है, कुछ वेस्ट लिक्विड भी होता है, उसे डायरेक्टली आप इकट्ठा करके सीधे पानी में मत मिलाइए, उसका प्रॉपर मतलब मिसयूज मत कीजिए, उसको प्रॉपर यूज कीजिए, ऐसी तरह से उसको इस जगह डिस्ट्रॉय कीजिए ताकि वो हमारे जो वाटर बॉडीज है उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो ये हमने पढ़ा एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। इसमें हमने पॉल्यूटेंट पढ़ लिए, एयर प्रिवेंशन पढ़ लिए, पोर्टेबल वाटर पढ़ लिया, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो अथॉरिटी है उसके पास की दुनिया में जितने भी लोग हैं, जहाँ की भी गवर्नमेंट है, सबको प्रॉपर बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराए। तो उसमें हमारा पोर्टेबल वाटर भी आता है, क्लीन वाटर आता है प्रोवाइड कराना, बट ये बेस्ट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए, वाटर बॉडीज को क्लीन रखना चाहिए, वाटर बॉडीज में हमें कोई भी तरह के पॉल्यूटेंट को ऐड अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए, पेड़ ज्यादा लगाने चाहिए, इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगा। ओके, तो सबसे पहले आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, बुक वर्क को अच्छे से लर्न करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करेंगे और अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स।